हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश पेडागोजी का ये लेसन 5 है, जिसका नाम है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर्स। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको 10 डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताऊंगी, उसे डिस्कस करूंगी। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये टेट एग्ज़ाम्स, जो अदर टेट एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन क्लिक दैट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सो ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभिरुचि मैम के द्वारा CDP का एक नया बैच स्टार्ट हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई। मैम ने लेसन 1 की वीडियोस भी डाल दी हैं। आप देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए क्योंकि CDP का फॉर्म भी आने वाला है और उसके एग्ज़ाम भी जल्दी ही होंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कुछ ऐसे अक्षमताएं होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कुछ बच्चों के अंदर होते हैं, वो सफ़र करते हैं, जिसको कि हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, हिंदी में जिसे अधिगम अक्षमताएं कहा जाता है। सम स्टूडेंट्स हैव यूनिक चैलेंजेस। कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं, कुछ अलग टाइप का उनका बिहेवियर होता है, उनकी प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उन्हें जो हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, ट्रेडिशनल क्लासरूम का क्या मतलब हुआ? ट्रेडिशनल क्लासरूम मतलब जैसे कि एक सामान्य बच्चे जो होते हैं बैठते हैं, पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ होता है, वो चीज़ जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, अटेंशन में प्रॉब्लम है, डेफिसिट डिसऑर्डर है, हैंडीकैप्ड है, या इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आइए 1 बाय 1 हम देखते हैं कि क्या डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। बेसिकली मैं आपके साथ ये 10 जो डिसेबिलिटीज़ है उसे डिस्कस करूँगी। ऑटिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया, APDN, VPD, ये सभी हम एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ऑटिज्म से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो सारे टर्म्स हैं, डिसेबिलिटीज़ के जो टर्म हैं, ये सारे यू कैन से मेडिकल टर्म्स हैं। इसमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें सीटेट या जो भी टेट एग्ज़ाम्स है हमारे, उसके लिए पढ़ना है तो हम उतनी ही चीज़ें जानेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ऑटिज्म के साथ। ऑटिज्म को दोस्तों ASD नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ये एक सोशल एंड कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा जो है वो नहीं समझ पाता है हाउ वी शुड कम्युनिकेट और हाउ वी आर रिलेटेड विद अदर्स। ठीक है, कि हमें कैसे बात करना चाहिए या हम दूसरों से किस तरीके से रिलेट करते हैं। उसकी सोशल लाइफ वो मतलब नहीं रहती है, वो नहीं चाहता है कि किसी से भी वो इंटरेक्ट करे या कम्युनिकेट करे। उसको स्पीच में भी डिफ़िकल्टी आती है, वो बोलते टाइम काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो बोल नहीं पाता है या सोचता है बट उसके मुंह से वो वर्ड्स नहीं निकल पाते हैं और वो कुछ वर्ड्स को स्किप करते हुए बोलता है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं। उनके इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी कमी होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो सामने वाले की लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, ऐसे बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सफ़र करते हैं। ये होता है ऑटिज्म। इसमें बेसिकली हमें क्या वर्ड याद रखना है? इसका की वर्ड जो हो जाएगा वो है सोशल एंड कम्युनिकेशन डिसेबिलिटीज़। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। नाउ ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म से दिख रहा है कि अटेंशन में कुछ प्रॉब्लम होता है। इट मीन्स जो बच्चा होता है वो इनअटेंटिव होता है, वो अटेंशन नहीं लेता है क्लास में, अटेंटिव नहीं होता है क्लास में। ही और शी डज नॉट पे अटेंशन, क्लास में अटेंशन नहीं पे करते हैं। हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, वो किसी एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर कोई एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट करके वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं।
वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमें जो होमवर्क करना है वो कब करना है या अभी कर लें तो कंप्लीट हो जाएगा। वो फिर उनका जो होमवर्क है वो अक्सर वो जो इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। वो भूल जाते हैं चीज़ों को कि क्या करना था, किस टाइम क्या करना है, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। तो ये सारी चीज़ों को वो सफ़र करते हैं कि ये चीज़ें वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं। देखिए इसमें जो कीवर्ड हो जाएगा आपका इनअटेंटिव एंड हाइपर एक्टिव, ठीक है। हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो एक जगह पे ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाते हैं, एक चीज़ में ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही होता है, जैसे आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे एक जगह पे बैठते ही नहीं हैं, वो उठ के उधर इधर या बार बार बाहर जाएंगे, इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ कुछ होती है, तो उन्हें ADHD की वो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसलेक्सिया। अब इसका जो कीवर्ड हो जाएगा हमारा वो है रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बट देखिए रीडिंग डिसऑर्डर के साथ साथ अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स आप जो चीज़ों को पढ़ नहीं सकते तो सही ढंग से लिख भी नहीं सकेंगे, सही ढंग से बोल भी नहीं सकेंगे। तो इसके साथ दो चीज़ें और जुड़ती हैं, स्पेलिंग्स भी रॉन्ग कर देंगे, है ना, राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। सो ये इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था सीटेट पे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन तीनों चीज़ों से रिलेट करता है। तो अगर सिर्फ रीडिंग दिया है तो डिसलेक्सिया होगा, लेकिन अगर ये अदर ऑप्शंस भी साथ में दिए हुए हैं तो भी डिसलेक्सिया आंसर करेक्ट है। तो देखते हैं डिसलेक्सिया क्या है। बेसिकली एक लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है साइट एंड साउंड का। जो आप देख रहे हैं वो आप प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं, साउंड नहीं समझ में आता है कि क्या है। बी आपको डी लगेगा, डी बी लगेगा, एम जो है डब्ल्यू लगेगा, डब्ल्यू जो है एम लगेगा। इस तरीके से कन्फ्यूज़न वहाँ पे हो जाता है, जिससे कि बच्चा रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में ही प्रॉब्लम होती है जिसको, ठीक है। इसके मेन चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मैचिंग लेटर सिंबल्स जो होते हैं वो उन्हें नहीं समझ में आते। लाइक देखिए आई एम हेयर यहाँ पे लिखा है, बट बच्चा इस तरीके से उसको देख रहा है या समझ रहा है, तो वो सही से वो ना रीडिंग कर पाते हैं ना सही से यू कैन से उसे राइटिंग कर पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि डी कोड नहीं कर पाते। डी कोड मतलब कि उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनका माइंड इतना वो नहीं होता है, सक्षम नहीं हो पाता है कि वो चीज़ों को सही ढंग से कोड कर पाए, डी कोड कर पाए, ठीक है, उसको नहीं समझ पाते हैं। सो मैचिंग साउंड्स टू लेटर सिंबल्स, आप देखिए एनकोडिंग मीनिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग। अब राइटिंग एंड स्पेलिंग भी उन्हें नहीं समझ में आता है। देखिए यू आर फनी की स्पेलिंग ये होती है, वर्ड्स ये होते हैं, बट उसे ये समझ में आ रहा है ये ऐसा वो कुछ लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे साउंड्स में कन्फ्यूज़न है, लेटर्स में कन्फ्यूज़न है, वो उसको जो उसकी विजुअल जो प्रॉब्लम है वो भी है, साइट प्रॉब्लम भी है कि वो लेटर्स उसे मिरर इमेज में भी दिखते हैं, ठीक है। सो ये डिसलेक्सिया हो गया, बेसिकली रीडिंग से है। ड्यू टू व्हाट, तो ड्यू टू आप बोलेंगे कि साइट एंड साउंड, ठीक है, उसको सही से दिखाई नहीं देता है, मतलब जो दिखता है वो सही से माइंड तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और साउंड से बेसिकली जो वर्ड है, जो फोनीम है, जो बच्चे फोनेटिक्स पढ़ते हैं वो नहीं क्लियर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये डिसलेक्सिया रीडिंग है प्लस राइटिंग एंड स्पेलिंग से भी इसका रिलेशन है। नाउ डिसकैलकुलिया, ये वर्ड से समझ में आ रहा है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया क्या है? कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जो कि मैथ्स में होता है। तो मैथ्स इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस है लाइक मोर, लेस, स्मॉल, बिग, है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 7 एप्पल्स है, 7 ब्लॉक्स है, बिग है या स्मॉल है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। नंबर्स नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, उनको नंबर सेंस नहीं होता। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें नंबर्स में भी कंफ्यूजन होता है। लाइक 6 जो है 9 लगेगा, है ना, सब इस तरीके से कुछ नंबर्स है ऐसे जो बच्चों को 2 है 5 लगता है, तो वो प्रॉब्लम होती है, तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया क्या हो गया? डिस्ग्राफिया में जो है, अच्छा दोस्तों, डिसकैलकुलिया में आपको सीधा याद रखना है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है, जो भी उसके आप कह सकते हैं उसके जो पार्ट्स हैं या जो भी चैप्टर्स होते हैं जिस चीज़ से रिलेटेड, वो सब आप वहाँ पे
आपको याद रखना है। नाउ डिस्ग्राफिया, देखिए जो ग्राफिया वर्ड होता है वो राइटिंग से मतलब होता है, ग्राफ मतलब होता है टू राइट, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो बच्चा है राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, उसकी राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, मीन्स बैड हैंड राइटिंग होती है, ठीक है। मिरर इमेजेस में प्रॉब्लम होती है, जो जब लिखते टाइम वो उन्हें मिरर इमेज दिखता है, लाइक पी का बी दिखेगा, डी का बी दिखेगा, या डी का पी भी दिख सकता है, डब्ल्यू का एम समझ में आएगा। तो इस तरीके से उन्हें क्या है मिरर इमेजेस में प्रॉब्लम होती है। स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम होती है, जब सही से पढ़ नहीं सक उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो उसे सही से वो लिख भी नहीं सकते हैं, स्पेसिंग प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं, वर्ड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। सो डिस्ग्राफिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। राइटिंग एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, मीन्स कि वो एक्सप्रेसिव राइटिंग नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। इसका रीज़न विजुअल डिसेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है, या फाइन मोटर्स भी हो सकते हैं कि जो फिंगर्स है वो सही से वर्क नहीं करते, तो राइटिंग प्रॉब्लम है। तो इसके ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो डिस्ग्राफिया है दोस्तों वो राइटिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया, अभी डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया जो है फिजिकल हमारे बॉडी से रिलेटेड है। सो जो डिस्प्रैक्सिया है, प्रैक्सिया मतलब मूवमेंट होता है, तो हमें क्या होता है कि मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हम सही ढंग से खड़े नहीं हो सकते एक जगह पे, और चलते चलते गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इस टाइप के बच्चों में होती है जिन्हें डिस्प्रैक्सिया है। उनके जो मोटर स्किल है, जो आप जिन्हें मैं आपको बताऊँ कि जो एक फिंगर्स है, छोटी छोटी फिंगर्स है, वो सही से वर्क नहीं करती, या बॉडी के पार्ट्स जो है वो सही से वर्क नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जो मोटर स्किल डिसऑर्डर है उसमें हैंड राइटिंग, ड्रेसिंग, बैलेंस, रिदम, बैम्पिंग, कैचिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। इन्हें डिफ़िकल्टी विथ स्पीच भी है, क्योंकि देखिए बोलते हैं तो भी हमें हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, तो वो भी सही से जब हम हमारा टंग, हमारा माउथ, टीथ ये सब अच्छे से वर्क नहीं करता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो हमारी स्पीच भी अच्छी नहीं निकलती है, ठीक है। मेमोरी फोकस डिफ़िकल्टी, मेमोरी में भी डिफ़िकल्टी होती है, वो ज़्यादा टाइम के लिए कोई चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चों के साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली इसमें क्या याद रखना है आपको कि फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत ही क्लमजी वे में चलते हैं वो लोग। अब मोटर स्किल्स का भी इसमें आपको याद रखना है कि मोटर स्किल डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। ओके, नाउ डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया की अगर बात करें तो फेजिया मतलब होता है वाचा, वाचा मीन्स बोलना, ठीक है। सो जब इसको अफेजिया भी कहा जाता है, सो बोली बंद होना भी इसको कह सकते हैं। सो इसमें क्या है, बच्चा नॉन फ्लुएंट होता है स्पीच में, वो फ्लुएंट नहीं होता, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, वर्ड्स में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। और जब ये सब उसको बोलने में प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रीडिंग एंड राइटिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बोलते हैं उसमें, और राइटिंग में भी उतनी ही प्रॉब्लम आने वाली है। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है अपनी स्पीच को, मतलब कि क्या बोलना है, किस वर्ड्स को जोड़ना है, किसको ओमिट करना है या डिलीट करना है, ठीक है। वो जो फंक्शन, जो वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे नॉन फंक्शंस, ए, द, ऑन, ओवर, ये सारे वर्ड्स को वो स्किप करते हुए चलते हैं, और मेन वर्ड्स से बोलते हैं जो कि प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और मीनिंग नहीं दे पाते, समझ में नहीं आ पाता है, तो वो नॉन फ्लुएंट स्पीच इसमें आती है। तो डिस्फेजिया के लिए जो कीवर्ड होगा वो नॉन फ्लुएंट स्पीच होगा, ठीक है। और इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्मॉर्फिया, इसे BDD भी कहते हैं। सो डिस्मॉर्फिया जो है वो BDD मतलब क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो ये बॉडी से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें जो पर्सन होता है, जो बच्चा होता है, जो यंग एज, मोस्टली यंग एज में ही प्रॉब्लम होती है, या यू कैन से जो बच्चा होता है थोड़ा एडल्ट हो जाता है उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या करते हैं, उन्हें अपनी बॉडी में कमियां दिखने लगती हैं, ठीक है। वो फ्लॉज ढूंढने लगते हैं, कमी ढूंढने लगते हैं अपने अपीयरेंस में, कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा नोज ऐसी है, मेरी आईज़ ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा फिगर ऐसा है, या मैं इस ड्रेस में ऐसा लग रहा हूँ, वैसे लोग, मतलब वो खुद ही अपने आप को प्रिटेंड करने लगते हैं कि मैं गंदा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। तो वो अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं, अपने फेस से नफ़रत करते हैं। तो
इस टाइप के बच्चे जो है वो अपने ही अपीयरेंस को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं और यू कैन से सोचते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्मॉर्फिया जो है, डिस्मॉर्फिया में आप याद रखेंगे जो कीवर्ड है वो है अपीयरेंस, ठीक है। फ्लॉज इन देयर अपीयरेंस, ठीक है, चाहे वो फेस से रिलेटेड हो, चाहे बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पे। तो ये है उसमें इन बच्चों में कि वो अपने में ही वो कमियाँ ढूंढते रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज VPD, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब विजुअल से समझ में आ रहा है कि आँखों की प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम है, साइट की प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। सो डिफ़िकल्टी इन सेंस ऑफ साइट, ठीक है, जो दिख रहा है वो दिमाग तक सही से पहुंच नहीं रहा है, तो वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे कि रिकॉल नहीं कर पाते कि चीज़ क्या है और फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो उनको सेंस ऑफ साइट नहीं होता है। इनडिस्क्रिमिनेट का शेप, जो जैसे कि वो देख रहे हैं कोई चीज़ तो वो शेप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, क्या ऑब्जेक्ट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, उसका कलर्स जो है वो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, अगर सिमिलर लेटर्स है वो नहीं समझ पाएंगे कि कैसा है, और जो ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा बैकग्राउंड होता है जो थोड़ा सिमिलर होता है, मिक्स एंड मैप ऐसा होता है, सेम कलर का या सेम टाइप का होता है, वो उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को उस बैकग्राउंड से अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या है ये, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सो बेसिकली जो है इन बच्चों को साइट से रिसीव करने में, उसे प्रोसेस करने में, एसोसिएट करने में, फिर या यू कैन से रिकॉल या रिट्राइव करने में प्रॉब्लम होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जो वो एक्चुअल में देख रहे हैं, ठीक है। सो ये टोटली जितने भी आपने पढ़ा है सारा यू कैन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्व्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो ब्रेन तक प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं। अब एक लास्ट है, हम देख लेते हैं APD और CAPD भी से कहते हैं, ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ये। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है दोस्तों, और CAPD में सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, ऑडिटरी मतलब ऑडियो में साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, सुनने से रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये हियरिंग डिफ़िकल्टी होती है इसमें ब्रेन डज नॉट डिटेक्ट द साउंड, इसमें ब्रेन जो है साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसमें क्या है, कानों में आवाज़ तो जा रही है बट वो जो साउंड जो है वो ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर पाता, ब्रेन तक वो नहीं पहुंच पाता है, उसको एनालिसिस नहीं कर पाता है, को उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो जब हमारे कान में तो साउंड जा रहा है बट माइंड तक नहीं जा रहा है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ का साउंड है, तो वो जो डिसऑर्डर होता है वो हमारा APD डिसऑर्डर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको हर एक डिसऑर्डर के बारे में बहुत ही ट्रिकी वे में, बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं, और अगर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।